148 शिया मुस्लिमों का उसने कत्ल करवा दिया, जिसने अपनी खून से पूरी की पूरी कुरान लिख दी, जिसे अमेरिका सेना भी नहीं पकड़ पाई। हम बात कर रहे हैं इतिहास के ऐसे तानाशाह के बारे में जिसकी मौत सामने थी, फिर भी वो हंस रहा था। कहने को तो ये उसकी आखिरी सुबह थी, पर डर और शिकन उसके माथे पर दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले इस खूंखार डिक्टेटर का नाम था सद्दाम हुसैन। हजारों लाखों का खून बहाने के बावजूद सद्दाम को कुछ लोग हीरो क्यों मानते हैं, और आखिर कैसे गुजरे सद्दाम हुसैन के आखिरी 24 घंटे, आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी 24 घंटे जानने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, सद्दाम हुसैन के डिक्टेटर बनने के पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन उसके पिता की मृत्यु थी। इसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, और जब ये बात इसे पहली बार पता चली तो इसे सुनकर ही उसके अंदर विद्रोह की चिंगारी चली। उस समय इराक में कुछ कम्युनिटी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था, जैसे शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच अक्सर ही लड़ाई चलती थी। इन सब चीजों ने सद्दाम को शुरू से ही शक्की और निर्दयी बना दिया था। इसने बचपन में ही सोच लिया था कि जिस दिन ये सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, एक एक करके अपने दुश्मनों से बदला लेगा। सद्दाम ने मात्र 20 साल की उम्र में ही एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस समय बाथ पार्टी एक अभियान भी चला रही थी सत्ता में आने के लिए। वो साल 1957 का वक्त था। ठीक 5 साल बाद ही ये पार्टी सत्ता पर आ भी जाती है, क्योंकि इराक में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है और ब्रिटेन के सपोर्ट से ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम गद्दी पर बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद ही अब्दुल करीम कासिम को मारने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश एक्चुअल में सत्ता विरोधी लोग करते हैं। पार्टी के कुछ बड़े नेता भाग के मिस्र चले जाते हैं और ये पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है, और इसी बीच सद्दाम हुसैन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, 1966 में सद्दाम हुसैन जेल से भाग निकल पड़ता है। 1968 में एक बार फिर से एक बड़े स्केल पर विरोध होता है ईरान में, और इस विद्रोह में सद्दाम फ्रंट फुट पे लीड करता है, और यहाँ साथ मिलता है जनरल अहमद का, जो उस समय इराक के राष्ट्रपति होते हैं। बाद में ये अपने राष्ट्रपति से विश्वासघात करता है। सद्दाम कहता है कि हमारे राष्ट्रपति की तबीयत ठीक नहीं है, वो अब सत्ता चलाने के लायक नहीं है, इसलिए अब मुझे राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, और वह राष्ट्रपति बन भी जाता है। सत्ता मिलने के बाद अब सद्दाम हुसैन का खूनी खेल शुरू हो जाता है। उसे मौका मिल जाता है अपने दुश्मनों से बदला लेने का। जिन लोगों ने बचपन में उनके ऊपर जुल्म किए, जिन लोगों ने उसे जेल भेजा, सद्दाम चुन चुन कर अपने दुश्मनों से बदला लेता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सत्ता पर आने के बाद सद्दाम ने सबसे पहले शियाओं व कुर्दों के खिलाफ ये अभियान चलाया। वह अमेरिका का भी विरोध करता था। वह मानता था कि अमेरिका इराक का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा जाता है कि सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत की घाट उतारा था। इतना ही नहीं, सद्दाम ईरान और कुवैत पर भी हमला कर देता है। अब आप पूछोगे कि सद्दाम को भला ईरान और कुवैत से क्या दुश्मनी थी? देखिए, 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसकी बदौलत आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आया था। सद्दाम दरअसल आयतुल्लाह खुमैनी से डरता था। उसे लगता था कि खुमैनी एक दिन उसकी हत्या कर देगा, क्योंकि सद्दाम एक कट्टर समर्थक था सुन्नी कम्युनिटी का। सद्दाम यहाँ सोचता है कि इससे पहले खुमैनी उसकी हत्या करवाए, वह खुद ईरान पर हमला कर देगा और खुमैनी को सत्ता से भगा देगा। 1980 में वह ईरान पर हमला कर देता है। शुरू में तो ईरानी सेना जीतते हुए नजर आती है, लेकिन बाद में इराक को पश्चिमी देशों के साथ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी देश के नेता खुमैनी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि अमेरिका भी इराक के सपोर्ट में था। एक पॉइंट पर जाकर ईरान को लगता है कि अब वह शायद इराक का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि सद्दाम ने कई रासायनिक और परमाणु हथियार पहले से बना रखे थे और बाकी के देशों का साथ भी मिल रहा था। जिसके बाद ईरान युद्ध विराम की घोषणा कर देता है, जिसे इराक स्वीकार भी कर लेता है। पर यहाँ तक आते आते 15 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं, और इस युद्ध का परिणाम होता ये है कि इराक की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इसे बैलेंस करने के लिए वहाँ तेल के दाम बढ़ा देता है। अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद वह 1990 में कुवैत पर हमला करता है। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना में कुवैत पर कब्जा कर लेती है। अमेरिका को ये सब पसंद नहीं आता। वह इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहता है, और इस पॉइंट तक आते आते सद्दाम खुद को एक बड़ा ताकतवर समझने लगा था। उसने अमेरिका को भी इग्नोर कर दिया था। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बनता है। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू होती है। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफी नुकसान होता है और उसे कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस संघर्ष में हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े गए।
इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब सद्दाम ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि इसने 148 शिया मुस्लिमों की हत्या करवा दी थी। अब इतना सब होने के बाद एक बार देश में फिर से विरोध शुरू हो जाता है। इराक की स्पेशल ट्राइब्यूनल कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को पूरी मानवता का अपराधी करार दिया था, क्योंकि उस पर 148 शियाओं के मौत के घाट उतारने का दोष साबित हुआ था। दरअसल बात ऐसी थी, जब साल 1982 में एक बार इराक के दुजैल गांव में सद्दाम पर हमला हुआ तो उसके जवाब में उसने 148 शियाओं की हत्या करवा दी। अपने शासनकाल में सद्दाम ने इतनी हत्याएं करवाई, उसके कई सारे लोग दुश्मन बनते चले गए। हर वक्त उसको अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। सद्दाम हुसैन भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे मार दे, इसलिए उसने मौत से बचने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने लगा। इसका उपाय सद्दाम को जर्मनी के इतिहास से मिला। वो कहीं ना कहीं हिटलर से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। दोनों में कहीं ना कहीं सत्ता की भूख एक जैसी ही थी। शायद इसलिए ही उसने हिटलर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। हिटलर ने भी अपनी जान बचाने के लिए अपने हमशक्ल बनवाए थे। सद्दाम हुसैन ने भी यही किया और अपने हमशक्ल बनवा लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे के भी हमशक्ल बनवाए। अमेरिकी सेना सद्दाम को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाती है, जिसका नाम ऑपरेशन रेड डॉन था। ये नाम 1984 में आई फिल्म रेड डॉन से प्रेरित था। अमेरिकी सरकार ने घोषणा की थी कि सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में सूचना देने वाले को $2.5 करोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, 12 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने सद्दाम हुसैन के बहुत ही करीबी और बड़े राजदार को पकड़ने में सफलता पाई। इसके बाद उसे सद्दाम हुसैन का पता उगलवाया गया। सद्दाम हुसैन के ऊपर कोर्ट की प्रक्रिया चली। जब इसे फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फांसी पर लटकाने के बजाय उसे गोली मारती जाए। सद्दाम का कहना था कि वो इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखता है, मिलिट्री ओहदे के कारण उसे फांसी पर लटकाने की बजाय गोली मारी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। हुसैन को फांसी पर ही लटकाने का आदेश दिया। विल बार्डन-वर्पर के एक किताब के अनुसार सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी जे ब्लिच के गाने सुनता, अपनी पसंदीदा सिगार पीता, मफीन खाता और जेल के अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाता। जेल के अंदर वो सुपर 12 कहे जाने वाले सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती कर लेता। सद्दाम हुसैन को उनके मुकदमे के दौरान 2 जेलों में रखा गया था। पहला बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल का तहखाना और दूसरा उत्तरी बगदाद में उनका एक महल था। बार्डन-वर्पर लिखते हैं, हमने सद्दाम हुसैन को सिर्फ उतना ही दिया जिसके वो हकदार थे। इसके अलावा हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। हालांकि हमने उनकी गरिमा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई। अपने खाने को लेकर भी ये काफी केयरफुल रहता था। वो कई बार नाश्ता लेता था, पहले ऑमलेट खाता और मफिन और उसके बाद ताजे फल। सद्दाम हुसैन को मिठाइयों का भी बहुत शौक था। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक सैनिक विल बार्डन-वर्पर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहा था तो उसकी सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। किताब में एक सैनिक एडम रॉजरसन के हवाले से लिखा है कि उन्होंने सद्दाम को भी हत्यारे की तरह नहीं देखा, वो उन्हें उनके दादा की तरह नजर आते थे। दोस्तों, 25 साल से ज्यादा वक्त तक इराक पर बेलगाम राज करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को बकरीद और नए साल से 2 दिन पहले फांसी दे दी गई। तारीख थी 30 दिसंबर। उसे नॉर्थ ईस्ट बगदाद के नजदीक स्थित इराकी आर्मी बेस में फांसी दी गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे सद्दाम को मौत की सजा मिली। हालांकि उस पर कई केस और चलने बाकी थे। फांसी 1982 के दुजैल हत्याकांड के आरोप में दी गई। इसके खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दुजैल में 148 शियाओं को मार डाला गया था। सद्दाम को मौत की सजा से इराक के शिया और कुर्द इलाकों में काफी जश्न मनाया गया तो सुन्नी आबादी में गहरा झटका लगा। ऐसा कहा जाता है कि सद्दाम ने अपनी आखिरी पलों में एक कोट मांगा था, क्योंकि उस समय ठंड का मौसम था और वो नहीं चाहता था कि वो ठंड से कांपे और लोग उसे उसका डर समझें। सद्दाम को लेकर एक किस्सा ये भी है कि उसने अपने खून से कुरान लिखवाई थी। 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। दोस्तों, आज के समय में इस कुरान को बगदाद के एक मस्जिद में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सद्दाम हुसैन की। आपका क्या कहना इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।